नमस्कार सभी को। आज के इस कोर्टनामा में हम चर्चा करेंगे भारतीय न्याय संहिता। जी हाँ, भारतीय न्याय संहिता जिसको अभी 1 जुलाई से पूरे भारतवर्ष में 3 कानूनों के साथ लागू कर दिया है। तो आज हम भारतीय न्याय संहिता के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और मुझे विश्वास है कि इस वीडियो पीपीटी को देखने के बाद में आपको भारतीय न्याय संहिता के बारे में वो सब कुछ जानकारियां हो जाएंगी जो कि एक नागरिक के नाते, एक अधिवक्ता के नाते या एक न्यायाधीश के नाते आपको जानना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय न्याय संहिता के बारे में जानकारी। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि व्हाट वाज द नीड, इसमें आवश्यकता क्यों थी संशोधन की। तो जब हम संशोधन की आवश्यकता पर विचार करते हैं तो सबसे पहले जो बात हमारे सामने थी वो ये थी कि शेडिंग 160 इयर्स ओल्ड कॉलोनियल बैगेज, यानी 160 साल पुराने इस औपनिवेशिक बोझ को हटाना हम सबके लिए बहुत जरूरी था। और दूसरा जो कारण इस संहिता को लागू करने का था वो ये था कि आपराधिक कानून को भारतीय मूल्यों और लोकोचार के साथ में जोड़ने की आवश्यकता है। जब हम भारतीय मूल्य की बात करते हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो कानून इस संबंध में पहले था जिसका नाम था भारतीय दंड संहिता या इंडियन पिनल कोड, तो उसके अंतर्गत जब भारतीय दंड संहिता उसके नाम पर हम विचार करते हैं तो ऐसा भाव हमारे मन में आता है कि जैसे अंग्रेजों ने भारतीयों को सिर्फ दंड देने के लिए ये कानून बनाया था। और दुर्भाग्य से हम अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए इस कानून को, जो कि एक दंडात्मक रूप से हमारे ऊपर लागू था, हम पिछले 70-75 साल से इसको ढो रहे थे। तो नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा यह विचार व्यक्त किया गया कि जो अंग्रेजों ने जब भारत पर शासन करना चाहा तो उन्होंने जो दंड कानून भारत पर लगाया, तो उसके पीछे, उन कानूनों को लागू करने के पीछे अंग्रेजों की भारतीयों को दंड देने की प्रवृत्ति या मनोभाव था। तो निश्चित रूप से जब हम अमृत महोत्सव इस देश में मना रहे हैं तो यह भाव आया कि भारतीयों को दंड नहीं देना चाहिए बल्कि उनके साथ न्याय होना चाहिए। और इसीलिए इस भारतीय दंड संहिता को बदलकर अब भारतीय न्याय संहिता किया गया है। तीसरी आवश्यकता इसके लिए ये थी कि जो पुराने प्रावधान थे उनका आधुनिकीकरण करना था, मॉडर्नाइजेशन आउटडेटेड प्रोविजंस। तो इसमें पुरानी भाषा और अवधारणाओं को अपडेट करने की बात है। समकालीन जो सामाजिक रियलिटीज हैं और जो एक टेक्निकल प्रोग्रेस है उसको भी कहीं ना कहीं जो है इसमें उसको प्रतिबिंबित करना था ताकि लोगों को इस पे अपडेट किया जा सके। और समकालीन सामाजिक वास्तविकताओं और तकनीकी प्रगति के लिए कानून बनाने की आवश्यकता इसलिए थी कि एक सामान्य, मेरा एक ऐसा मानना है कि एक निरंतर प्रगतिशील समाज को एक निरंतर स्थिर विधि के अंतर्गत रखने से कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को नुकसान पहुंचता है। इसलिए जिस सीमा तक समाज में परिवर्तन होते हैं उसी सीमा तक कानूनों में भी परिवर्तन होना चाहिए, ताकि समाज और कानूनों का आपस में समन्वय करते हुए जो नए अपराध जनरेट हो रहे हैं या नए अपराधों की जो प्रवृत्ति आ रही है उनको समाप्त करके देश के नागरिकों को सुरक्षित और उनके सारे अधिकारों को सुरक्षित रखने का काम हो सके। तो इसके लिए भी आवश्यकता थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो टेकिंग इमर्जिंग क्राइम यानी उभरते अपराधों से निपटना, नए नए तरीके के अपराध आजकल आ गए हैं, आतंकवाद, संगठित अपराध, साइबर अपराध, इन सब से एक एक प्रभावी तरीके से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता थी। अब वो दिन गए जब बीच राह पर कोई बंदूक लगाकर लोगों के पैसे छीन लेता था। अब ऐसा काम हो रहा है कि हजारों किलोमीटर दूर एक 5 स्टार कमरे में होटल के बैठकर एक आदमी लैपटॉप निकालता है और वो किसी के पैसे वहां से अपने खाते में ट्रांसफर कर लेता है। ना तो उसने किसी को पिस्तौल दिखाई, ना ही किसी को डराया, ना ही उसकी कोई रिस्क इसमें थी। तो अब ये जो अपराधों का एक नया ट्रेंड आया है, इससे निपटने के लिए भी नए कानूनों की हमें जरूरत थी। इसी तरह जब अंग्रेजों ने भारतीय दंड संहिता बनाई थी तो उसमें जो अपराध पीड़ित व्यक्ति थे, उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति का मर्डर हो जाता है और वो अपने घर का कमाने वाला अकेला व्यक्ति है, तो अब उसके जो हत्यारे हैं उनको सजा, लंबी सुनवाई के बाद सजा हो गई, लेकिन उस जो मृतक था, जिसकी मृत्यु हुई थी, जिसकी हत्या हुई थी, उसके परिवारों को उसका क्या लाभ हुआ?
यद्यपि सीआरपीसी में कुछ प्रावधान इस संबंध में थे, लेकिन अभी इसमें और इससे कुछ प्रावधान किए गए हैं कि जहां अपराध पीड़ित को भी उसको सुरक्षा, मुआवजा और उसका पुनर्वास जो है, ये सारी चीजें उसमें की जा सके। तो ये सारे कारण थे जिनके कारण ये एक नए कानून की जो है इस संबंध में आवश्यकता थी। और अब इसमें क्या परिवर्तन किए गए हैं, तो परिवर्तन काफी अच्छे हुए हैं। अगर हम देखें तो भारतीय दंड संहिता से भारतीय न्याय संहिता तक आने में यदि हम देखें तो ये वर्तमान की जो नई अपराध संहिता है, इसमें 20 अध्यायों में 358 सेक्शन है, जबकि हम इसके पहले यदि देखते हैं तो आईपीसी है 11 सेक्शंस इन 23 चैप्टर्स, यानी वहां सिर्फ 23 अध्यायों में 511 धाराएं थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय न्याय संहिता में 20 न्यू ऑफेंसेस हैव बीन एडेड इन द भारतीय न्याय संहिता। और जो 19 प्रोविजंस जो दैट एक्सिस्टेड इन आईपीसी वो जो है हैव बीन डिलीटेड, उनको हटा दिया गया है। इस तरह 33 अपराधों में कारावास की सजा भी बढ़ा दी गई। तो ये एक मोटा मोटी परिवर्तन इस भारतीय न्याय संहिता में किया गया है। अब इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम सभी को जानना चाहिए। इसमें पहला है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के अत्याय और हत्या को इसमें प्राथमिकता दी गई है। इनको जो है खास तौर से समाज का कमजोर वर्ग जो है, महिला और बच्चे हैं, जिनके खिलाफ अपराधी अधिकतर अपराध करते हैं, तो उनको निश्चित रूप से प्रायोरिटी इस नई संहिता में दी गई है। साथ ही आईपीसी में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बिखरे हुए अपराधों को एक साथ लाया गया है, क्योंकि बहुत से अपराध ऐसे थे जो कहीं और दूसरे संहिताओं में थे, उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर लाया गया है। और अध्याय 5 जो नई संहिता, उसके अंतर्गत उनको एकजायी कर दिया गया है, समेकित कर दिया गया है। इसी तरह जो मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध हैं, जिसमें जो है चोट पहुंचाने के हैं या किसी तरह के हमले के हैं या प्रहार के हैं, और महिला और बच्चों के अध्यायों के बाद ये मानव शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले या उनको प्रभावित करने वाले अपराधों को इनके अध्यायों के बाद के क्रम में रखा गया है। अभी तक बच्चे की परिभाषा क्लियर नहीं होती थी। हमने देखा होगा निर्भया वाले केस में भी कि किस तरह आयु का लाभ लेकर और फायदा अपराधियों को मिल जाता था। अभी पुणे का जो पोर्शा कार वाला मामला था, उसमें भी आयु का जो लाभ लेकर जो है अपराधी बच जाते थे, क्योंकि वहां 7 वर्ष से कम आयु या 7 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु, ऐसा कुछ कंफ्यूजन वहां पर होता था। लेकिन अब इस नई संहिता में क्लियर कर दिया गया है कि बच्चे की परिभाषा वही बच्चा माना जाएगा, किशोर माना जाएगा। 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति जो है उसको इसके अंतर्गत माना जाएगा। अभी तक जब हम जेंडर की बात करते थे तो पुरानी जो दंड संहिता थी उसमें जो व्यक्ति की परिभाषा थी उसमें किसी भी आयु का नर या किसी भी आयु की नारी, यानी मेल या फीमेल की बात होती थी। लेकिन पहली बार एक विस्तृत दृष्टिकोण का परिचय देते हुए केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा अब ट्रांसजेंडर्स को भी इसके अंतर्गत व्यक्ति की परिभाषा में शामिल किया जा चुका है। इसी तरह क्रूअल्टी शब्द को भी सेक्शन 85 में जो है यहाँ पर लाया गया है, जो कि आईपीसी की धारा 498 ए के उससे थोड़ा सा विपरीत अर्थ वाली है, उसको भी यहाँ पर अब परिभाषित कर दिया गया है। इसी तरह जो पुरानी संहिता में कुछ आपत्तिजनक शब्द थे जो कि अंग्रेजों ने भारतीयों को अपमानित करने के लिए रखे गए थे, जिसमें पागल, मूर्ख, ऐसे पुराने शब्दों को हटा दिया है। इसी तरह उन्होंने उस पुरानी संहिताओं में ब्रिटिश कैलेंडर, रानी, ब्रिटिश भारत, शांति का न्याय आदि जैसे एक जो औपनिवेशिक अवशेष थे, जो कॉलोनियल जो एक चीजें थी, उनको भी इसमें से अब हटा दिया गया है। इसी तरह अगर हम देखें तो 33 अपराधों के लिए कारावास की अवधि बढ़ा दी गई है और 83 मामलों में जुर्माना बढ़ा दिया गया है, और 23 अन्य अपराध ऐसे हैं जहां पर अनिवार्य न्यूनतम सजा भी यहां पर प्रारंभ की गई है। तो ये सी कुछ एक मोटा मोटी भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत बातें हैं जिनकी जानकारी आपको होना चाहिए। इसके बाद यदि हम अतिरिक्त प्रावधानों के रूप में देखें तो कुछ सेक्शंस इसमें जोड़े गए हैं। सेक्शन 48 यदि हम देखें तो भारत में अपराध के लिए भारत के बाहर से उकसाना, यानी ये पन्नू जैसे जो लोग हैं उनके लिए अभी तक कोई कानून पुरानी संहिता में नहीं था, लेकिन अब
भारत में यदि अपराध कोई हो रहा है और उसके लिए कोई भारत के बाहर से उकसा रहा है तो इसमें सेक्शन 48 के अंतर्गत उस पर भी कार्रवाई की जा सकेगी। 69 के अंतर्गत कहा गया है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग, इसको हम बोल सकते हैं कि कपटपूर्ण तरीकों का प्रयोग करके यौन संभोग करना, ये खास तौर से इसके हम विस्तार में जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं एम्प्लॉइज के लिए, एम्प्लॉयर्स के लिए इसको जोड़ा गया है। फिर 18 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा यदि बलात्कार किया जाता है तो उसके लिए क्या प्रावधान होंगे, ये अतिरिक्त प्रावधान इसमें एक 70 क्लास 2 के रूप में भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत जोड़ा गया है। इसी तरह भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 95 में किसी बच्चे को अपराध के लिए काम पर रखना, उसको अपराध में नियोजित करना या संलग्न करना, इसके लिए भी जो है दंड के प्रावधान इस नई संहिता में किए गए हैं। आमतौर पर हमने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल में जो छोटे बच्चे, एक वर्ग विशेष के लोग उन छोटे बच्चों को कहीं ना कहीं रेल तोड़ने के काम में लगाते हैं, कहीं ना कहीं सरकारी संपत्ति के नुकसान के लिए लगा देते हैं, तो वो अब कहीं ना कहीं जो लोग उनको इस काम में लगा रहे हैं उनको भी अब अपराध के दायरे में लाया जा सकेगा। इसीलिए पश्चिम बंगाल से विरोध के स्वर भी इस कानूनों के खिलाफ आना प्रारंभ हो गए हैं। अभी कुछ वर्ष पहले हमने मॉब लिंचिंग का काफी सुना था, यद्यपि मॉब लिंचिंग जिस परिप्रेक्ष्य में कही जा रही थी वहां पर बहुसंख्यकों के खिलाफ तो, बहुसंख्यकों के द्वारा तो 1 या 2 मामले थे, लेकिन यदि हम अल्पसंख्यकों के द्वारा बहुसंख्यकों की मॉब लिंचिंग का यदि हम उदाहरण लें तो इसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। इसलिए इस भारतीय न्याय संहिता में धारा 103 खंड 2 के अंतर्गत अब भीड़ द्वारा यदि किसी हत्या की जाती है, कोई अन्य अपराध किए जाते हैं तो उसके संबंध में पर्याप्त प्रावधान, अतिरिक्त प्रावधान इसमें किए गए हैं। इसी तरह यदि हम देखें तो सेक्शन 106 यानी 106 क्लास 2 लापरवाही से मौत का कारण बनना। जी हाँ, मैंने इस वीडियो बनाने के प्रारंभ में जिस धारा का उल्लेख किया था कि ये धारा अभी स्थगित की जाएगी इस नई सेक्शन में, तो ये धारा वही है जिसमें किसी डॉक्टर के द्वारा लापरवाही से इलाज करने पर यदि मरीज की मृत्यु हो जाती तो उसको 2 वर्ष की सजा थी, और यदि किसी ट्रक ड्राइवर के द्वारा या किसी वाहन चालक के द्वारा कोई अपराध या किसी की मृत्यु कारित कर दी जाती एक्सीडेंट में तो उसके लिए 10 साल की सजा थी। तो इसको भी क्योंकि सरकार ने इसमें वादा किया था ट्रक ड्राइवर से और ड्राइवर से, वाहन मालिकों से, कि इसमें हम जो है चर्चा करेंगे, इसलिए ऐसी जानकारी मुझे मिल रही है कि इस धारा को अभी इस नए न्याय संहिता में लागू करने से अभी इसको स्थगित किया जा रहा है। इसी तरह सेक्शन 111 में संगठित अपराध, 112 में छोटे मोटे संगठित अपराध, 113 में आतंकवादी कृत्य और 152 में भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर प्रतिरोध या विपरीत प्रभाव डालने वाले अपराधों को जो है यहाँ पर शामिल किया गया है। सजा का भी कुछ परिवर्तन इसमें नई न्याय संहिता में किया गया है। अभी तक जो मौत की सजा थी उसको कायम रखा गया है, आजीवन कारावास की सजा को भी कायम रखा गया है। पहले कुछ कारावास होते थे, कुछ सश्रम होते थे, कुछ साधारण कारावास होते थे, वो भी शामिल रहेंगे। संपत्ति की जब्ती भी जो है कुछ मामलों में बढ़ाई गई है, कुछ में हटाई गई है। जुर्माना कुछ धाराओं में बढ़ाया गया है, कुछ में कम किया गया है। ये सारी सजाएं नई संहिता में भी रहने वाली है, लेकिन इनमें कहीं ना कहीं किन्हीं सेक्शंस में इनमें कहीं ना कहीं कुछ वृद्धियां हुई हैं या कहीं ना कहीं इनको कुछ कम किया गया है। लेकिन एक नई सजा इस भारतीय न्याय संहिता में जोड़ी गई है जिसको हम बोल सकते हैं कम्युनिटी सर्विस। और कम्युनिटी सर्विस में आप देख रहे हैं कि सार्वजनिक स्थान पर साफ सफाई करना, कचरा बीनना या किसी तरह की जो भी एक समाज सेवा का जो भी काम है उसके रूप में भी जो है कोई ना कोई इसमें सजा जो है इसमें दी जाएगी। सामुदायिक सेवा का भी एक इसमें प्रावधान किया गया है जो न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर करेगा कि वो किस तरह की सामुदायिक सेवा की सजा जो है अपराधी को दे सकता है। और इसके लिए पर्टिकुलर अपराध भी नई संहिता में तय किए गए जिनके बारे में हम अगली स्लाइड्स में चर्चा करने वाले हैं। वो परिस्थितियां जहां सामुदायिक सेवा की सजा दी जा सकती है तो इसमें एक तो यह है कि यदि लोक सेवक अवैध रूप से कोई व्यापार कर रहा है, सरकारी नौकरी है लेकिन कहीं ना कहीं दुकान कर रहा है खुद की, या कुछ चीज बेच रहा है, खरीद रहा है, तो वो उसको जो है दोषी सिद्ध होने पर इसमें समाज सेवा की सजा दी जा सकती है। इसी तरह
अगर कोई इसमें कोई व्यक्ति ऐसा है जो वेद शक्ति के प्रयोग को बाध्य करने या रोकने के लिए काम कर रहा है, तो या आत्महत्या का प्रयास करने का प्रयास कर रहा है, तो उसको भी जो है कहीं ना कहीं इसमें सामुदायिक सेवा में लगा जाएगा। यानी पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली इंगेजिंग इन ट्रेड, यानी वो लोक सेवक अवैध व्यापार में शामिल है, या अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड टू कंपेल आर रिस्ट्रेन एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर, ये भी मैंने आपको बताया है। एक और चीज इसमें है कि चोरी के मामले में पहली बार 5,000 से कम संपत्ति की जो है 4,000 से 5,000 से कम जो कोई चोरी ऐसी है जो, तो उसमें संपत्ति उससे वापस ली जाएगी और उसके बाद उसको जेल ना भेजकर उसको भी समाज सेवा के काम में लगाया जा सकता है। ऐसा ही चौथा है कि शराब के नशे में धुत कोई व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दुर्व्यवहार कर रहा है, कोई शराब के नशे में, जिसने आप देखा होगा कई बार दिल्ली में या ट्रैफिक में लड़कियां या कुछ लोग ऐसे शराब के नशे में आकर ट्रैफिक पुलिस से उलझाट करते हुए दिखाई देते हैं, सार्वजनिक रूप से हंगामा करते दिखाई देते हैं। तो निश्चित रूप से ट्रैफिक पुलिस से लड़ना झगड़ना तो कहीं ना कहीं वो शासकीय कार्य में बाधा का एक अपराध अलग से होगा, लेकिन यदि कोई शराब पीकर कहीं हंगामा कर रहा है सार्वजनिक स्थान पर, तो उसको भी एक कम्युनिटी सर्विस की जो है सजा दी जा सकती है। इसी तरह जो 5वां अपराध है वो है डेफिमेशन, मानहानि। मानहानि में भी जो है अगर किसी व्यक्ति की कोई मानहानि बोलकर या लिखकर या किसी अन्य तरीके से करता है, तो उसको भी कहीं ना कहीं सामुदायिक सेवा की सजा इस नई संहिता में दी जाएगी। अब इनमें हम देखें कि भारतीय दंड संहिता में और भारतीय न्याय संहिता में कुछ मुख्य शब्दों में भी परिवर्तन किया गया है, जैसे कि मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी की अभी तक परिभाषा जो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत थी वो थी कि भाई द वर्ड्स मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंडेड टू इंक्लूड एक कारपोरियल प्रॉपर्टी के रूप में इसमें शामिल था कि हर भौतिक संपत्ति हर प्रकार की संपत्ति है सिवाय उसके जो भूमि और धरती से जुड़ी हुई है। जो धरती से जुड़ी किसी चीज से स्थायी रूप से जुड़ी हुई चीज है, जैसे कि इसको हम इस रूप में सकते हैं कि यदि खेत में यदि फसल है तो वो एक तरह से स्थायी संपत्ति नहीं होती थी, क्योंकि वो अस्थायी रूप से जमीन से नहीं जुड़ी है, उसको काटा जा सकता है। और ऐसी संपत्ति जो स्थायी रूप से जुड़ी हुई है, जैसे कि कोई मकान है या कोई ऐसा कोई कलाकृति या चिन्ह है जो एक ही चीज से बनकर जुड़ी है, तो वो पहले जंगम संपत्ति में मानी जा सकती थी। लेकिन अभी जो भारतीय न्याय संहिता है इसमें चल संपत्ति में हर प्रकार की संपत्ति शामिल है सिवाय भूमि और धरती से जुड़ी हुई चीजों या धरती से जुड़ी किसी चीज से स्थायी हुई चिड़ों को छोड़कर। और इसमें पेटेंट, कॉपीराइट जैसी परिसंपत्तियां भी अब नए न्याय संहिता में शामिल की गई है। इसी प्रकार जैसा कि मैंने आपको बताया है कि नया अपराध जो जुड़ा गया है भारत में, अपराध के लिए भारत के बाहर से दुष्प्रेरण। A person abates an offense within the meaning of this Sanhita who without and beyond India abate the commission of any act in India which would constitute an offense if committed in India। यानी यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर बैठकर भारत के लोगों को किसी अपराध के लिए उकसा रहा है और वो व्यक्ति उस अपराध को करता है या ना करता है, तो भी उस बाहर बैठे व्यक्ति को इसी तरह से अपराधी माना जाएगा जैसा कि यदि वो भारत में होता तो उसे माना जाता। ये नई धारा 48 इस संहिता में जोड़ी गई है। इसी तरह धारा 49 सेक्शन 49 यानी दुष्प्रेरण की सजा, यदि दुष्प्रेरित कार्य परिणाम स्वरूप किया गया और जहां इसके दंड के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया, तो वहां पर भी उस अपराध के लिए उपबद्ध दंड से उसको जो है दंडित किया जाएगा। उदाहरण के लिए कि बाहर कोई व्यक्ति है और उसने जो है भारत में किसी व्यक्ति को किसी काम के लिए उकसाने के लिए, किसी अपराध के लिए दुष्प्रेरित किया, और अब इस संहिता में ऐसा दुष्प्रेरण जो किया है उसके लिए 48 के अलावा कोई सजा नहीं है। तो वो जो अपराध हो गया है उस अपराध के एवज में उस अपराधी को जो सजा होगी वही उस दुष्प्रेरण करने वाले व्यक्ति को भी वही सजा अब दी जाएगी, उसी दंड से उसको भी दंडित किया जाएगा, या ऐसा जानते हुए कि मानो ये अपराध उसी ने किया है। इसी तरह सेक्शन 69 जिसका मैंने आपको उल्लेख किया था, धोखे से यौन संबंध बनाना, यानी कि एक तरह से जो कोई छल से
इसको हम बोल सकते हैं कि सेक्सुअल इंटरकोर्सेज बाय एम्प्लॉइंग डिसिटफुल मीन्स एक्सेट्रा। 69 के अंतर्गत इसको हम कह सकते हैं कि जो कोई छल से किसी स्त्री से विवाह करने का वचन देकर उसने बोला कि मैं शादी कर लूंगा, लेकिन उसका आशय शादी करने का कभी नहीं रहा है और वो उसके साथ सेक्स कर लेता है, इंटरकोर्स कर लेता है, जो बलात्कार के अपराध की कोटि में नहीं आता, क्योंकि उस समय उस लड़की ने कंसेंट देती थी। लेकिन बाद में जब ये सिद्ध हो गया कि उसने जो स्त्री को प्रॉमिस किया था, वास्तव में वो प्रॉमिस करते समय ही उसका इंटेंशन ऐसा था कि वो उस प्रॉमिस को पूरा नहीं करेगा, वो सिर्फ सेक्स करने के लिए ही उस प्रॉमिस को कर रहा था। तो ये सिद्ध होने पर उसे दोनों भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। इस तरह सेक्शन 69, whoever be deceitful means or by making promise to marry to a woman without any intention of fulfilling the same has sexual intercourse with her, such sexual intercourse not amounting to the offense of rape shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also to fine। तो ये इस तरह से जो है ये 69 सेक्शन नई संहिता में शामिल की गई है। इसी तरह धारा 70 खंड 2, 18 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा यदि बलात्कार किया जाता है तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को बलात्कार करने का अपराध माना जाएगा और उसे आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। और ये मान के चलिए कि वो व्यक्ति जब इस अपराध में सजा पालेगा तो उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए उसका पूरा कारावास होगा, और यदि उस महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसको मृत्युदंड भी दिया जा सकता है, जुर्माना भी दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए कोई एक ग्रुप है और उसमें एक व्यक्ति ही जो है उस महिला के साथ बलात्कार कर रहा है या इंटरकोर्स कर रहा है, लेकिन कुछ और लोग हैं जो कोई गेट पे खड़ा है, कोई उसका हाथ पकड़े हुए है, कोई उसके कपड़े निकालता है, तो उन सारे तीनों व्यक्तियों को ये माना जाएगा कि वे कहीं न कहीं सामूहिक रूप से उस महिला के खिलाफ बलात्कारी साबित हुए हैं, उनको भी ये सजा दी जाएगी। इसी तरह सेक्शन 95 इस न्याय संहिता में शामिल की गई है। किसी बच्चे को अपराध करने के लिए काम पर रखना, नियोजित करना या संलग्न करना, यानी कि हायरिंग, एम्प्लॉइंग और एंगेजिंग चाइल्ड टू कमिट एन ऑफेंस। मैंने जिसके बारे में आपको बताया कि यदि कोई ऐसा बच्चे को किराए पर लेता है, नियोजित करता है, संलग्न करता है, तो उसे किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो 10 वर्ष तक हो सकेगी, कम से कम 3 साल की सजा उसको जरूर मिलेगी, लेकिन अधिकतम 10 वर्ष की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, जुर्माना भी लगाया जाएगा, और जो अपराध हुआ है उस अपराध की जो सजा है वो भी उस व्यक्ति को दी जाएगी, और यह माना जाएगी कि वो अपराध उस बच्चे ने नहीं किया है, स्वयं उस व्यक्ति ने किया है। तो बच्चे को अपराध करने के लिए काम पर रखना, नियोजित करना, संलग्न करना, इसमें तो उसको कम से कम 3 साल की सजा होगी ही सही, और उस बच्चे के द्वारा जो उसने अपराध कर दिया है तो उस अपराध की जो सजा है वो भी उसको जो है यहाँ पर मिलेगी। ये न्याय संहिता के अंतर्गत उल्लेखित कर दिया गया है। इसी तरह धारा 103 खंड 2 भीड़ द्वारा हत्या, जिसको हम मॉब लिंचिंग कहते हैं, जब 5 या अधिक व्यक्तियों को समूह मिलकर, देखिए 5 से यदि कम है, 4 है, तो ये धारा नहीं लगेगी, लेकिन यदि 4 से अधिक लोग हैं या 5 या अधिक लोग हैं, तो अगर कोई ऐसी 5 लोगों की भीड़ मिलकर किसी दूसरे व्यक्ति को वंश के नाम पर, जाति के नाम पर, समुदाय के नाम पर, लिंग के नाम पर, जन्म स्थान के नाम पर, भाषा के नाम पर, या उसका कोई व्यक्तिगत विश्वास है, कोई मजहब है उसका, उसके अन्य समान आधार पर हत्या करता है, तो इससे समूह के प्रत्येक सदस्य को मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और साथ ही जुर्माना भी देना होगा। ये भी मॉब लिंचिंग के अंतर्गत एक जो है अपराध धारा 103 खंड 2 में इस न्याय संहिता में शामिल कर दिया गया है। इसी तरह अगर ये लोग मिलकर किसी व्यक्ति को यदि हत्या नहीं करते लेकिन उसको स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचा देते हैं तो धारा 107 है। जो कोई उपधारा 1 के अधीन, यानी जो इसके पहले धारा में कोई ऐसा अपराध कर रहा है जिससे किसी व्यक्ति को कोई चोट पहुंच गई है, वो स्थायी रूप से विकलांग हो गया है, या वो जो है ऐसी अवस्था में चला गया है कि जहां वो जीवित तो है लेकिन मृत्यु के समान है, तो उसे उसमें से प्रत्येक व्यक्ति को कठोर कारावास दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी,
और उसका अर्थ शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास होगा, यानी कम से कम 10 साल की सजा तो उसमें होगी, और 10 साल की सजा से यदि ज्यादा होगी तो उम्र कैद होगी, और उम्र कैद ऐसी होगी कि फिर वो जिंदा जेल से वापस आने वाला नहीं है, तो मृत्यु पर्यंत तक उसको जेल में ही रहना पड़ेगा। इसी तरह धारा 107 स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना, 5 या अधिक व्यक्तियों को सुमिलकर कार्य करते हुए जब किसी व्यक्ति को उसकी मूल वंश, जाति, समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या वही मॉब लिंचिंग में यदि मृत्यु नहीं होती और दूसरी चोट पहुंचाता है तो वहां भी ये धारा 107 जो है उसको कहीं ना कहीं सजा इसमें मिलेगी। इसी तरह यदि हम महत्वपूर्ण रूप से देखें तो धारा 111 जो संगठित अपराधों के संबंध में इसमें जोड़ी गई है, धारा 112 जो छोटे मोटे संगठित अपराधों के बारे में जोड़ी गई है, और 113 जो कि कहीं ना कहीं आतंकवादी कृत्यों के बारे में यानी टेररिस्ट एक्ट के बारे में उसमें जोड़ी गई है। तो धारा 111 जो है ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, और ये 112 जो है ये पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, और ये धारा 113 जो है ये टेररिस्ट एक्ट के अंतर्गत जो है इसमें इसको जोड़ा गया है। तो संगठित अपराधों को भी एक बार समझ लेते हैं। संगठित अपराध ऐसे होते हैं जहां पर एक ऑर्गेनाइजिंग तरीके से किसी क्राइम को किया जाता है, यानी कि इकोसिस्टम क्राइम का जिसको हम बोल सकते हैं, वो पूरा इकोसिस्टम इसमें शामिल होता है। जैसे अपहरण होता है तो अपहरण करने के पीछे कोई व्यक्ति होगा जो गाड़ी देगा, कोई व्यक्ति होगा जो उसको ले जाएगा, कोई रेकी करेगा, कोई उसको जगह पे रखेगा, कोई पुलिस का आने का संकेत उनको करेगा। ये पूरा एक संगठित अपराध होता है। डकैती है, वाहन चोरी, जबरन वसूली, भूमि हड़पना या सुपारी देकर हत्या करना, या इकोनॉमिक ऑफेंस जो है, साइबर ऑफेंस जो है, मानव तस्करी है, ड्रग्स हथियार है, या अवैध वस्तुओं या सेवाओं या वेश्यावृत्ति या फिरौती के लिए मानव तस्करी सहित कोई भी जारी गैर कानूनी गतिविधि किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा अकेले या संयुक्त रूप से गठित हो रही है, संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से हिंसा का उपयोग करके हिंसा की धमकी, जबरदस्ती या किसी अन्य गैरकानूनी तरीके से कोई वित्तीय लाभ सहित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए सारी चीजों को संगठित अपराध माना जाएगा। और इसमें ये जो अभी तक आईपीसी के अंतर्गत ये चीज नहीं थी, लेकिन अब इनके लिए सजा की भी बात जो है आगे की गई है। इसी प्रकार संगठित अपराध के जो प्रमुख बिंदु इस सेक्शन 111 से जो निकल कर आ रहे हैं, तो वो ये आ रहे हैं कि संगठित अपराध जो होता है उसका एक पूरा सिंडिकेट होता है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट होता है, और मीन्स ए ग्रुप ऑफ 2 or more person who acting either singly or jointly as syndicate or gang engaged in any continuing unlawful activity। संयुक्त रूप से एक गिरोह के रूप में कार्य कर रहे हैं, फिर निरंतर गैर कानूनी गतिविधि। अब ये जरूरी नहीं कि भाई एक अपराध है उसके लिए आप एक बार सब शामिल हो गए और वो अपराध कर लिया उसके बाद अपने आप चले गए, तो ये सिंडिकेट नहीं माना जाएगा। ये निरंतर ये काम करते हैं, एक बार किया, 2 बार किया, इनका काम धंधा ही यही है। तो कोई निषिद्ध कोई गतिविधि जो एक संज्ञेय अपराध है, मीन्स एन एक्टिवली प्रोहिबिटेड बाय लॉ विच इज ए कॉग्निजेबल ऑफेंस पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट और 3 years or more undertaken by any person either singly or jointly as a member of an organized crime syndicate। कोई भी करेगा तो वो संयुक्त रूप से उसमें से उस काम में लगे हुए हर व्यक्ति को ये माना जाएगा कि उसने वो अपराध किया, और उसके लिए उनको जो है 3 वर्ष या उससे अधिक की, कम से कम 3 वर्ष की या उससे अधिक की सजा उसमें हो सकती है। इसी तरह इकोनॉमिक ऑफेंस भी इसमें जोड़े गए हैं, इंक्लूड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, फोर्जरी और काउंटरफेटिंग ऑफ करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स, हवाला ट्रांजैक्शन, मास मार्केटिंग फ्रॉड और रनिंग एनी स्कीम टू डिफ्रॉड सेवरल पर्सन्स। यानी ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आर्थिक अपराध में आएंगी। और जो भी व्यक्ति ऐसे अपराध के परिणाम स्वरूप यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई तो उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास दिया जाएगा, और जो बाकी अन्य मामले हैं उसमें प्रत्येक व्यक्ति को जो है 5 साल तक का सजा तो उसमें मिलेगी, लेकिन इसको बढ़ाकर आगे उम्र कैद तक भी बढ़ाया जा सकता है। ऐसा ये एक संगठित अपराधों के मामले में एक न्याय संहिता के अंतर्गत प्रावधान किया गया है, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसी तरह धारा 112 सेक्शन 112 छोटा संगठित अपराध यानी पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, तो इसके बारे में कहा गया कि हु वेयर बीइंग ए मेंबर ऑफ ए ग्रुप और गैंग
either singly or jointly commits any act, theft, snatching, cheating, unauthorized selling of tickets, unauthorized being or gambling, selling of public examination question paper, or any other similar criminal act is said to commit petty organized. यानी कि अभी प्रश्न पत्रों के बिक्री का जो है बड़ा मामला हुआ है, यद्यपि इसके लिए अलग से भी कानून बना दिए गए हैं और उसमें 1-1 करोड़ तक का जुर्माना किया गया है, लेकिन अब देखना ये है कि ये दोनों सजाएं या दोनों प्रावधान एक साथ उस पर लागू होते हैं या उसे किसी एक संहिता के अंतर्गत ही उसे जो है कहीं ना कहीं दंडित किया जाएगा। तो ये छोटे संगठित अपराध हैं जिनके बारे में हमने जानकारी ली। इसी तरह अगर हम देखें तो भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अगली धारा जो नई जोड़ी गई है, धारा 112, और इसमें अगर हम देखें तो ये भी पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रूप में है। इसमें चोरी, छल से चोरी, वाहन, आवास, गृह, व्यावसायिक परिसर से चोरी, माल की चोरी, जेब कतरी, कार्ड स्किमिंग के माध्यम से चोरी, दुकान से सामान चुराना, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम की चोरी शामिल है। तो कारावास की अवधि जो 1 वर्ष से कम नहीं होगी, तो 7 वर्ष तक की हो सकेगी तथा जुर्माने से भी दंडनीय होगा। देखिए, चोरी का जहां तक मामला है, किसी व्यक्ति के बारे में चोरी का जो एक ट्रेंड चेंज हुआ है, अब लगभग यदि हम देखें तो बहुत बड़ी चोरी, यदि करोड़ों रुपए की चोरी यदि कहीं हो रही है तो वो ऐसा देखने में आता नहीं, क्योंकि कोई भी अपने घर पे इतना पैसा रखता नहीं है। छोटी मोटी लोहा सरिया चोरी होना, साइकिल चोरी होना, ये सब चीजें होती हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं वो गरीब तबका जुड़ा होता है, जो कि कहीं ना कहीं हालातों से मजबूर होकर चोरी जैसे काम में या नशे की आदत के कारण चोरी के इस अपराध में शामिल होता है। तो इस सरकार के द्वारा ऐसे ये जो पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम के रूप में इनको, या छोटे क्राइम के रूप में इसको रखा है, और इसमें सजा भी जो है 1 साल तक की है, लेकिन अधिकतम 7 साल तक की सजा और जुर्माने से भी इसमें दंडनीय किसी को किया जा सकता है। धारा 113 बहुत महत्वपूर्ण धारा है, आतंकवादी अधिनियम जिसको हम बोल सकते हैं, टेररिस्ट एक्ट के रूप में इसको शामिल किया जा सकता है। Whoever does any act with the intent to threaten or likely to threaten the unity, integrity, sovereignty, security or economic security of India, or with the intent to strike terror or likely to strike terror in the people or any section of the people in India or in any foreign country, यानी कि कोई भी यदि भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा को धमकी देना है, खतरे में डालने की संभावना के वजह से भारत में विदेश में लोगों या लोगों किसी वर्ग में आतंक फैलाने की संभावना से कोई कार्य करता है, तो माना जाएगा कि वो आतंकवाद के काम में संलग्न है। और इस काम में यदि कोई पदार्थ या आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार, जहरीली या हानिकारक गैसें या अन्य रसायन या किसी अन्य पदार्थ, चाहे वो जैविक, रेडियोधर्मी, परमाणु या अन्य द्वारा खतरनाक प्रकृति का हो, किसी भी अन्य माध्यम से हो या जिससे होने की संभावना हो, तो ये धारा 113 की दोनों चीजें हैं। इसमें आतंकवाद को क्लियर कर दिया गया है, और ये भी अपराध अभी तक हमारी भारतीय संहिता में नहीं था। और ऐसी अपराध के आगे ये भी इसमें कह दिया गया है कि जो ऐसी अपराध में यदि किसी या किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, चोट लगती है, संपत्ति की हानि होती है, या इसको हम रूप से देखें कि डैमेज टू द मॉनेटरी स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया by way of production or smuggling or circulation of counterfeit India paper currency, उसके माध्यम से कोई पहुंचा रहा है, damage or destruction of any property in India or in a foreign country used or intend to be used for the defense of India। तो ये सारी जो चीजें हैं, यानी पहली चीज उसमें कही क्या होगा, फिर उसमें चीजें हुई गैसें, आतंकवाद, परमाणु, इन माध्यम से होगा, उसका परिणाम ये होना चाहिए। और अगर धारा 113 के अंतर्गत ये जो 3 पार्ट में हमने बात कही यदि होती है, तो इसमें फिर सजा दी गई है कि if such offenses has resulted in the death of any person, be punished with death or imprisonment for life and shall also be liable fine। यदि जो आतंकवाद के फलस्वरूप किसी की मृत्यु यदि होती है तो उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास से हो जाए, जुर्माना भी दिया जाएगा। और आगे उसमें है कि in any other case be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 5 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine।
और यदि किसी की मृत्यु नहीं होती है, किसी के जो है और नहीं होता, लेकिन ये माना जाता है कि ये आतंकवादी है, तो फिर भी उसको उम्र कैद की सजा वहां पर जो है कम से कम 5 साल की सजा तो उसको होगी। और यदि गंभीर मामला है और ऐसा आतंकवाद करने में सफल हो जाता है, पता चलता है, तो कहीं ना कहीं उसको उम्र कैद की सजा भी भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दी जा सकती है। इसी तरह यदि हम देखें तो अतिरिक्त जोड़े गए 2 प्रावधान और भी हैं। 226 सेक्शन, वेद शक्ति के प्रयोग को बाध्य करने या रोकने के लिए आत्महत्या का प्रयास, यानी अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड टू कंपेल और रेस्ट्रेन एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर। यानी लोग टावर पे चढ़ जाते हैं, खंभों पे चढ़ जाते हैं, यदि आपने ऐसा किया तो मैं मर जाऊंगा, ऐसा घटनाएं हो रही हैं। या छीनने की घटनाएं हो रही हैं, जैसे चेन स्नैचिंग है, या मोबाइल रेल में से छीन कर भाग रहे हैं, या पैसा या पर्स छीन कर कोई भाग रहा है। तो ये 226 और 304 जो है, ये छीनने वाले अपराध जो थे, इनका क्लियर नहीं होता था अभी तक। चेन किसी ने झपट्टा मार के छीन ली, महिला थाने गई, तो थानेदार ये सोचता था कि इसको चोरी में लिखूं कि लूट में लिखूं कि इसको डकैती में लिखूं। एक बड़ा कंफ्यूजन पुलिस वालों के सामने होता था। लेकिन अब इन चीजों को परिभाषित कर दिया गया है। कोई व्यक्ति खंबे पे चढ़ गया, बोले साहब मेरा अतिक्रमण तोड़ा तो मैं जो है यहाँ से कूद के मर जाऊंगा। अब पुलिस वाले इसमें क्या केस लगाएंगे? लेकिन अब धारा 226 के अंतर्गत वेद शक्ति के प्रयोग को बाध्य करने से रोकने के लिए आत्महत्या का प्रयास, इस धारा को जोड़ दिया गया है। और चेन छीनना, पर्स छीनना, मोबाइल छीनना, इन चीजों को भी अब परिभाषित कर दिया गया है। और इसी तरह इनके पनिशमेंट भी हैं, जो सामान्य रूप से जो है इसमें पनिशमेंट दिए गए हैं। कुछ धाराएं खत्म कर दी गई। जैसे पहली ये धारा 124 है, राजद्रोह। देखिए, राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह, इसमें थोड़ा सा अंतर है। राजद्रोह में यदि शासन के विरुद्ध यदि कोई बात पहले होती थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें कई बार टिप्पणियां की हैं, तो ये धारा अब खत्म कर दी गई है। जो कोई शब्दों द्वारा या अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमानना उत्पन्न करता था। अब सरकार के खिलाफ आपको जो बोलना है बोलिए। सरकार के खिलाफ बोलने पर अब ये धारा 124 से जो होती थी, ये लगना अब बंद हो जाएगी, क्योंकि धारा खत्म कर दी गई है। इसी तरह चंद्रचूड़ जी के माध्यम से 377 प्रकृति के विरुद्ध यौन संबंध, यानी इसमें स्वेच्छा से यदि कोई समलैंगिक संबंध यदि बनाते हैं तो अब धारा 377 नहीं लग सकती। लेकिन यदि किसी ने जबरदस्ती ये किया गया है तो उस पर धारा अभी भी लगती है। तो इसे स्वेच्छा से यदि प्रकृति के विरुद्ध यौन संबंध कोई बनाता है तो उस पर यह धारा 377 नहीं लग सकती। सेक्शन 497 व्यभिचार, यानी इसमें ये जानते हुए कि वो स्त्री विवाहित है, उसके पति की कंसेंट के बिना यदि कोई उस स्त्री से के साथ संबंध रखता था, तो उसमें स्त्री को तो कोई सजा नहीं होती थी, लेकिन पुरुष को जो है जार कर्म के अपराध में दोषी ठहराया जाता था। ये धारा भी अब, चूंकि पहले आईपीसी से विलोपित करने की बात चली थी, तो यहाँ भी इसको विलोपित रखा गया है। अन्य विलोपन भी है। 376 डीए, 16 वर्ष से कम आयु की महिला से सामूहिक बलात्कार की सजा, इसको खत्म कर दिया। 12 वर्ष से कम आयु की महिला से सामूहिक बलात्कार की सजा, रात में घुसकर चोरी करने का प्रयास, रात में सेंधमारी, इन चूंकि ये अपराध खत्म हुए ऐसा नहीं है, इन अपराधों को अब दूसरी धाराओं में मर्ज कर दिया गया, तो यहाँ पे इनकी आवश्यकता नहीं थी, तो इसलिए इनको यहाँ से अब पुरानी आईपीसी में से इनको अब हटा दिया गया है। इसी तरह यदि हम देखें तो नई भारतीय संहिता जो आई है, एक नए रूप में आई है। और इस नए रूप में जब हम भारतीय संहिता को देखते हैं तो मुझे जो इसमें लगता है कि एक जेंडर नेचुरल जो है ये संस्था है, जिसमें ट्रांसजेंडर्स को भी शामिल किया गया है। और व्यभिचार जैसी सजा को खत्म करके इसमें पुरुषों को भी कहीं ना कहीं जो है एक जेंडर के प्रति तटस्थ रहते हुए काम किया गया है। फिर न्यू फॉर्म ऑफ पनिशमेंट के रूप में यदि हम देखें तो एक सामुदायिक कम्युनिटी सेवा, जो उसको बोल सकते हैं समाज सेवा की सजा को, का एक नया रूप इस नई भारतीय न्याय संहिता में शामिल किया गया है। यदि हम देखें चेंज इन सेक्शन, बहुत सारी सेक्शन हैं जिनमें चेंज किया गया है, धाराओं को, जुर्माने को बढ़ाया गया है, और इस तरह कुछ न्यू ऑफेंसेस इसमें जोड़े गए हैं। तो मेरी नज़र में ये 4 तरह के जो है परिवर्तन इस नई संहिता में शामिल किए गए हैं। आप सब लोगों ने भारतीय न्याय संहिता के मेरे इस वीडियो को धैर्यपूर्वक सुना, समझा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप आम जनता के नॉलेज के लिए, विद्यार्थियों की जानकारी के लिए शेयर करें, लाइक करें। और इस संबंध में यदि कोई जिज्ञासाएं आपकी हैं तो आप मुझे बताइएगा।
कमेंट्स में, मैं उनको कहीं ना कहीं इसमें शामिल करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।